हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी में प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। PRIMARY, प्राइमरी। ये प्राइमरी नाम क्यों दिया गया है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। मतलब कि अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधन या फिर नेचुरल रिसोर्स को सीधे तौर पर बने बनाए वस्तु या फिर उत्पाद के रूप में देखा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि हम प्राकृतिक संसाधन में बात करें भूमि का, बात करें जल संसाधन का, तो इसको हम लोग सीधे तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम किसी तरह से कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। हम इसे बनी बनाई वस्तु की तरह देखते हैं और इसे जैसा ही है वैसे ही रूप में हम इसे प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है वो सभी क्रियाएं सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें कि भाई प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हम मान लो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी आपका क्या यहाँ पर कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें भूमि संसाधन और जल संसाधन की तो बहुत आवश्यकता है, जिससे कि हम भूमि पर अपना बीज लगाएंगे और उसके लिए हम सिंचाई के लिए जो है ना फिर जल संसाधन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि प्राकृतिक संसाधन जो भी होते हैं वो हम प्रोडक्ट के रूप में या फिर एक बने बनाई वस्तु के तौर पर देख रहे हैं, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सभी पर निर्भर होता है हमारा ये प्राथमिक क्षेत्र। अब आगे देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि यानी कि खेती बाड़ी, वन जिसको वानिकी भी लिखा जाएगा कई बार, पशुपालन जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन इसको बोलेंगे, मुर्गी पालन, इसी तरीके से खनन और उत्खनन, ये सभी जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो भी यहाँ पर आर्थिक क्रिया किया जा रहा है, चाहे तो खेती बाड़ी हो, चाहे तो पशुपालन हो, मछली पालन हो, यहाँ पर मुर्गी पालन हो, खनन या उत्खनन हो, हम सीधे तौर पर ना प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो जाते हैं इन सभी क्रियाओं के लिए, है कि नहीं। जैसे पशुओं के लिए अगर चारा की व्यवस्था करना होता है तो हम प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर होते हैं। हमें खेती बाड़ी करना होता है तो भी हम प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि सर आपने लगभग दो चीजें एक जैसा बात किया है, एक हमारा है खनन और एक क्या है उत्खनन। ये सवाल हमेशा बनता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। खनन का क्या अर्थ है और उत्खनन का क्या अर्थ होता है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा है खनन के लिए, कह रहे हैं कि खाद्यान्न पृथ्वी की सतह पर कोई एक ऐसा कार्य है जहां खनिज संसाधन निकाले जाते हैं या फिर खनिज संपदा प्राप्त किए जाते हैं। कहां से? भूमि की सतह से। यानी कि हम गड्ढे करते हैं भूमि में, यानी कि पहले रिसर्च करते हैं कि क्या यहाँ पर कोयला पाया जाएगा, क्या यहाँ पर अभ्रक पाया जाएगा, क्या सोना पाया जाएगा या लोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइड, इसी तरीके से कई तरह के मिनरल्स जो है ना पृथ्वी के अंदर से यहाँ पर कह सकते हैं जमीन की गहराइयों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जब हम जमीन में नीचे की ओर जाते हैं और खनन करके हम जो है वो चीजें प्राप्त करते हैं, तो यही हमारा प्रक्रिया जो है ना वो खनन या फिर माइनिंग के नाम से जाना जाता है, जहां पर हम कोयला, अभ्रक, सोना, लोहा, एल्युमिनियम और बॉक्साइड वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह के कई सारे मिनरल्स हमें जमीन की गहराइयों से मिलता है। अब यहाँ तो ये समझ आ गया कि खनन में हम कहाँ जाते हैं, जमीन की गहराइयों में, जमीन के यहाँ पर जो है ना गड्ढे बनाते हैं जमीन में और फिर हम वहाँ से ये सब चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। वैसे आपको मालूम ही है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है ना कोयला पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर हमारा राज्य
एक पूरे देश के लिए समझ लीजिए 40% कंट्रीब्यूशन देता है, उस राज्य की आज हालत क्या है एक देख करके बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर आज भी शिक्षा का स्तर या फिर यहाँ भी लोगों का रहन सहन का स्तर उतना बेहतर नहीं हो पाया है। लोग आज भी जो है ना दर दर की ठोकरी खाते हैं, यहाँ पर जो है वो उन्हें रोजगार सही ढंग से नहीं मिल पाता है और ना ही उन्हें जो वो पूरे समय के लिए या फिर पूरे दिन भर के लिए रोजगार मिलता। अर्ध रोजगार की समस्या भी झारखंड के अंदर में बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, इतने बेहतरीन तरीके से कि आपको रोजगार मांगने की जरूरत ना पड़े बल्कि आप रोजगार क्रिएट करने वाले बन जाएं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए उत्खनन की हम बात करेंगे। उत्खनन से क्या होगा, उत्खनन कैसी प्रक्रिया है, तो ये जमीन के ऊपरी सतह से हम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाना होता है, अंदर की तरफ नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पर इस लाइन में जाना है जिसको हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं। यानी कि जमीन में हम इस तरीके से जो प्राप्त कर लें बढ़ते हुए, वो हमारा क्या क्या प्राप्त होगा, चट्टान, भारी भरकम पत्थर। ये कहाँ पर काम आएंगे, निर्माण कार्यों में, है ना, घर बनाने में, पुल बनाने में, डैम बनाने में ये चट्टानें काम आती है। इसी तरीके से रेत या फिर बालू कहाँ काम आएगा, निर्माण क्षेत्र में, घर बनाने में, पुल बनाने में, तालाब बनाने में, है ना, इस सब चीज़ों को बनाने में हम रेत का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बजरी, बजरी का मतलब है कंकड़, है ना, छोटे छोटे जो दाने की तरह होते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा कह लीजिए कि बहुत बड़ा तो नहीं बट हाँ ये देख लीजिए बजरी यही होता है दरअसल। और इसका इस्तेमाल भी हम लोग कहाँ पर करते हैं, निर्माण कार्यों में, या फिर अभी तो हम लोग कई सारे जो है वो क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अन्य उपयोग के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा उत्खनन। तो खनन में हमने क्या कहा कि खनन में हम जमीन के गहराइयों में जाते हैं, उत्खनन में हम जमीन की ऊपरी सतह से ये सब सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के नाम से क्यों जाना जाता है, इस पर अब बात करते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था का ये जो क्षेत्र है ना, वो अन्य दूसरे क्षेत्र के लिए, जैसे कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, अगली वीडियो में हम जस्ट ही जो है वो बताने वाले सारी चीजें, लेकिन जो भी प्राथमिक क्षेत्र में चीजें प्राप्त होता है उसी को यूज करके, प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीजें निकली होती है उसी का इस्तेमाल करके, उसी का प्रयोग करके द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, उन वस्तुओं को एक अलग रूप देता है या फिर आकार देता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र से हमने गेहूं प्राप्त कर लिया, ठीक है, अब उस गेहूं का क्या बनना है, आटा। तो आटा बनाने के लिए हमें जो है ना द्वितीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जहां पर कह लीजिए कि एक ऐसे क्षेत्र के रूप में हम द्वितीय क्षेत्र को जानते हैं जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदल देता है या फिर वस्तुओं का रूप बदल देता है, और ये भी हमारे लिए उपयोगी होती है वस्तुएं। ठीक है, जैसे कि गेहूं से आटा तैयार करना, तो गेहूं उपज हमने किया प्राथमिक क्षेत्र में, जो कि खेती बाड़ी करके हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन गेहूं से हम आटा तैयार करना चाहते हैं तो आटा हमारा द्वितीय क्षेत्र में तैयार होगा, जहां पर भारी भरकम मशीनें इस्तेमाल में लाई जाती है, जहां पर कह लीजिए कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।